आज हम सॉल्व करेंगे एपीओ 70% कोटा का क्वेश्चन पेपर। यह एग्ज़ाम 12 फरवरी 2022 को मध्य रेलवे द्वारा ली गई थी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कमेंट्स बॉक्स ज़रूर देखा करें। सॉल्व करते समय यदि कुछ गलतियाँ होती है तो हमारे साथी उसे कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द पे लेवल इन 7th CPC इक्विवेलेंट टू 6 PC 4600 ग्रेड पे। छठे वेतन आयोग के 4600 ग्रेड पे के इक्विवेलेंट 7वें पे कमीशन का कौन सा लेवल है? तो ये लेवल है 7। तो आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फॉर अल्टरेशन ऑफ रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ग्रुप सी स्टाफ इज विथ। ये अल्टरेशन का पावर हमारे पीसीपीओ सर के पास होता है। तो आंसर सी करेक्ट रहेगा। इसका प्रोविज़न यदि आप देखना चाहते हैं, क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो एसओपी में देख सकते हैं, एसओपी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकली हैंडीकैप कोटा फॉर नॉन गैजेटेड स्टाफ इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सीधी भर्ती में गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए शारीरिक विकलांग कोटा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन प्रान नंबर। प्रान नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं? तो प्रान नंबर में 12 डिजिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ सीलिंग ऑफ हॉस्टल सब्सिडी पर मंथ पर चाइल्ड इज। हॉस्टल सब्सिडी की अधिकतम सीमा की राशि रुपये प्रति बच्चा प्रति माह है। तो ये है 6750 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल अपॉइंटमेंट्स आर मेड ऑन प्रोबेशन फॉर ईयर्स। सभी नियुक्तियां कितने वर्षों के लिए परिवीक्षा पर की जाती है? तो एक करेक्ट आंसर है 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैंडिडेट्स कैन बी अपॉइंटेड ऑन कल्चरल कोटा इन ग्रुप सी पर ईयर बाय जोनल रेलवेज। प्रतिवर्ष जोनल रेलवे में कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति ग्रुप सी के सांस्कृतिक कोटा पर की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2। इसके लिए हम मास्टर सर्कुलर नंबर 7 दे सकते हैं। इसमें ग्रुप डी में शायद कोटा नहीं होता है। What is the maximum amount allowed for allowed of balance amount of PF on medical ground on temporary and final withdrawal? अस्थायी और अंतिम पीएफ निकासी मेडिकल ग्राउंड पर शेष राशि की अधिकतम राशि दी जा सकती है। तो ये है 90%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके लिए हमें आरबीई नंबर 47/2017 देखना होगा। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो ये चेंजेस है, पीएफ डिडक्शन। ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन कवरिंग ऑल स्ट्रीम्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसके लिए हम पीएफ डिडक्ट कर सकते हैं। ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस जैसे बिट्रोथल मैरिज यानी सगाई, सगाई के लिए, फ्यूनरल्स के लिए, या अदर सेरेमनीज ऑफ सेल्फ एंड फैमिली मेम्बर्स और डिपेंडेंट्स। हमारे डिपेंडेंट्स या फैमिली मेम्बर या स्वयं के ये कोई प्रोग्राम हो तो उसके लिए हम पीएफ निकाल सकते हैं। इलनेस फॉर सेल्फ फैमिली मेम्बर्स और डिपेंडेंट्स, खुद के बीमारी के लिए, फैमिली मेम्बर्स या डिपेंडेंट्स की बीमारी के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। परचेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सवाल किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए इसे मैंने हाईलाइट किया है। विड्रॉल अप टू 12 मंथ्स पे और 3/4 अमाउंट स्टैंडिंग एट क्रेडिट, इतना हम ले सकते हैं। फॉर इलनेस विड्रॉल अप टू 90% ऑफ अमाउंट, इलनेस के लिए 90% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल में भी आफ्टर 10 ईयर्स, कितने साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं? तो इसके लिए दिया
दिया गया है 10 ईयर्स। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। हाउसिंग, रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, रिकंस्ट्रक्शन या रिनोवेटिंग एंसेस्ट्रल हाउस, ये भी कभी एक बार पूछा गया था, इसीलिए हाईलाइट किया है। एंसेस्ट्रल हाउस यानी हमारे पूर्वजों का कोई मकान हो तो उससे भी हम रिनोवेट करने के लिए पीएफ निकाल सकते हैं। परचेज, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, ये इसके लिए 90% तक विड्रॉ कर सकते हैं। इस जो कुछ फैसिलिटीज और भी है, फॉलोइंग फैसिलिटीज में बी अवेल्ड एट एनी टाइम, जैसे फॉर परचेज ऑफ व्हीकल, एक्सटेंसिव रिपेयर और हॉलिंग ऑफ मोटर कार, कार बुक करने के लिए टू बुक कार, इसके लिए 3/4 अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग क्रेडिट हम विड्रॉ कर सकते हैं। 90% में बी विड्रॉ बिफोर 2 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के 2 साल पहले हम विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए जो पीएफ का एप्लीकेशन है या विड्रॉल है उसे 15 डेज में हमें डिस्पोज करना होता है। 15 डेज का टाइम लिमिट है, लेकिन यदि कोई इमरजेंसी हो तो विद इन 7 डेज हमें वो डिस्पोज करना है। यदि इस पीएफ विड्रॉल में कोई चेंजेस हुए हो या फिर आपके पास कोई लेटेस्ट जानकारी हो तो आप उसे कृपया शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर इंडक्शन ऑफ ट्रैकमैन अगेंस्ट 10% कोटा इनटू अदर डिपार्टमेंट्स फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 1? लेवल 1 में 10% कोटा होता है कुछ डिपार्टमेंट में, जैसे कॉमर्शियल ऑपरेटिंग में, जहाँ पर ट्रैकमैन का 10% इंडक्शन किया जा सकता है। तो उसके लिए एज लिमिट क्या है? तो उसके लिए एज लिमिट होती है 38 ईयर्स। इसके लिए प्रोविज़न जो है वो प्यारा 179 ऑफ IREM वॉल्यूम 1 में दिया गया है और RBI नंबर इसका 121 ऑफ 2013 है। इसके अनुसार ये एज लिमिट जो दी गई है कम की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the 100% TA rate of TA for employee in pay matrix level 1 to level 5? लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों के लिए 100% TA का रेट कितना होगा? तो ये होगा ₹500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीकली रेस्ट फॉर नॉट लेस दैन इतनी consecutive hours is granted to railway servant whose employment is classified as continuous? जिन कर्मचारियों का एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूस में है उन्हें कितना रेस्ट हमें देना चाहिए? तो ये है करेक्ट आंसर 30 आवर्स। ये 30 आवर्स जो है वो हम इंटेंसिव को भी देते हैं। इंटेंसिव को भी 30 आवर्स देते हैं। ईआई को 24 आवर्स देते हैं। इसका प्रोविजन हमें HOER में मिल सकता है। HOER का नया नाम क्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मैक्सिमम डिडक्शंस परमिटेड फ्रॉम वेजेस ऑफ एम्प्लॉय एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कौन सा है? तो ये है 1936 का। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यदि हम इसे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मैक्सिमम 50% तक हम डिडक्शन कर सकते, लेकिन यदि कोई सोसाइटी का डिडक्शंस हो तो 75% तक दे सकते। तो इसमें क्या आंसर देंगे हम? तो ये यदि मैं होता तो इसे 75% ही टिक करता, क्योंकि उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी गई, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शंस बताया है तो इस 75% होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीलिंग of ex gratia compensation under section 124 of Railways Act 1989? इसका हम आंसर तो देखेंगे,
लेकिन हमें ये सेक्शन 124 ऑफ रेलवेज एक्ट 1989 इसे याद रखना है। इसी के अनुसार इस ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, तो ये सेक्शन हमें याद रखना है। तो ये है ₹25 लाख। इसके लिए यदि आप रेफरेंस देखना चाहते हैं क्या, इसे आप ज़रूर देखें। ये है RB नंबर 139/2016। जो हमारे साथी वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यह देखना होगा या देखना चाहिए। Next question. What is the minimum number of marks for promotion for scheduled caste scheduled tribes employees under best among failure? Best among failure के लिए मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? तो ये है 20%। What is the maximum qualifying service required for superannuation pension? Superannuation pension के लिए न्यूनतम अहरकारी सेवा क्या है? तो ये 10 years है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज एनपीएस इंट्रोड्यूस्ड? एनपीएस कब लागू हुआ? तो 1/1/2004 को। मुझे लगता है इस वीडियोस को देखने वाले मैक्सिमम हमारे साथी एनपीएस में ही होंगे। एपीआर फॉर ऑल अर्स्टवाइल ग्रुप डी लेवल 1 इंट्रोड्यूस इन द ईयर। ग्रुप डी के लिए एपीआर कब से इंट्रोड्यूस हुआ है? तो ये हुए हैं 2019 से। इसके लिए हम आरबी नंबर देख सकते हैं 9/2019। इसमें एक प्रश्न यदि पूछा गया कि लेवल 2 के लिए कब से लागू हुआ है, तो लेवल 2 के लिए 2014 से लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसका मिलान करें। तो ये कहाँ कहाँ पर है? तो चलिए इसका कोशिश करते हैं इसका मिलान करने की। तो IRSC, तो इनका सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है और ये इनकी सेवा कहाँ पर है ये दिया गया है। IRAC, तो ये तो पुणे में ही है। IRSSE, ये सिकंदराबाद में है। IRSEE नासिक में है। IRSME जमालपुर में है। IRSS, इनका ट्रेनिंग जैसे IRPS का होता है, इनका भी वडोदरा में ही होता है। तो सिंपल है, P1, 2, 3, 4 एंड 5। तो करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन इसमें फिर भी आंसर देने में गलती हो सकती है। तो पढ़ते हैं, मेडिकल क्लासेस B1 एंड B2 will be required to go for medical re-examination on attaining the age of 45 years and thereafter at the end of every period of 5 years। तो ये चिकित्सा श्रेणी B1 और B2 की पुनः चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता होगी 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर। जो एम्प्लॉय मेडिकल क्लासिफिकेशन B1 B2 में होते हैं, उन्हें 45 ईयर्स की एज क्रॉस करने पर मेडिकल एग्जामिनेशन देना होता है, और उसके बाद हर 5 वर्ष में। तो ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है मेडिकल क्लासेस C1 एंड C2 विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो एनी मेडिकल एग्जामिनेशन। हाँ, C1 C2 के लिए कोई PME नहीं होती है। तो ये सही है, मतलब दोनों ऑप्शन हमारे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इसमें कुछ मिस्टेक्स होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देखें, और आपसे पुनः निवेदन है कि आप कमेंट्स बॉक्स को बार बार रिव्यू करते रहे जाए वीडियो अपलोड होने के बाद। As per RB 42/2020, the initial training of junior engineer signal to be given at, कहाँ पे दिया जाता है? तो ये रिसेट में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर RB 41, RB दिए गए हैं इसलिए रेफरेंस देने की आवश्यकता नहीं है। आप इन RB को, ओरिजिनल RBs को जरूर पढ़ें।
रिवाइज ड्यूरेशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ ALP इन ड्यूअल ट्रैक्शन इज। तो ये ट्रेनिंग के है 109 रिवाइज किया गया है, इसे जरूर पढ़ें। तो पहले इसके लिए कन्वर्जन ट्रेनिंग जो है तो ये रिवाइज किया गया है 36 डेज का। इससे पहले ये ट्रेनिंग पीरियड अर्लियर इट वाज 151 एंड 48 डेज, इतना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा एक सुझाव है जो साथी अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लेटेस्ट पिछले 2 या 3 साल 4 साल के RBs को एक बार ज़रूर रिव्यू करें, उसमें से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स। एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई। अरेंज देयर ट्रेनिंग पीरियड्स, उनको ट्रेनिंग पीरियड्स अरेंज करना है इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट। इसमें कॉमर्शियल क्लर्क, गुड्स गार्ड, टिकट एग्जामिनर और ट्रेंस क्लर्क। इसके लिए RB नंबर 133 ऑफ 2018 हम देख सकते हैं। तो इसके अनुसार गुड्स गार्ड का ट्रेनिंग है 30 डेज, टिकट एग्जामिनर का ट्रेनिंग है 26 डेज और ट्रेंस क्लर्क का ट्रेनिंग है 18 डेज। कॉमर्शियल क्लर्क का मुझे पता नहीं है, तो आप इसका कमेंट्स बॉक्स में बताएं। लेकिन ये 3 भी पता हो तो हम आंसर करेक्ट दे सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम लॉन्गेस्ट से दिया है, तो लॉन्गेस्ट से गुड्स गार्ड होगा, यानी क्यू होगा फर्स्ट क्यू। टिकट एग्जामिनर का 26 R और यस QRS, ये 3 तो इसी सीरियल नंबर से आएंगे, ऐसा किसी ऑप्शन में दिखता नहीं है। QRS कहीं दिखता नहीं है, तो मुझे लगता है ये करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर भी आप इसका ट्रेनिंग पीरियड देखकर बता सकते हैं, क्योंकि इसमें एक और ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई अ रेलवे सर्वेंट एज सुपरवाइजरी। कोई रेलवे सर्वेंट सुपरवाइजरी है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर करता है। ये इसके लिए हम HOER पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फिर 2 स्टेटमेंट्स आए हैं, इम्पोर्टेंट है। द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी फॉर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट्स शैल बी 48 आवर्स इन अ वीक। नहीं, ये गलत होगा कि इसके लिए स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स इंटेंसिव क्लास के लिए ये 42 आवर्स है। 42 to 55, स्टैट्यूटरी 55 आवर्स होते हैं। और स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स फॉर कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट सर्वेंट शैल बी 48 आवर्स। हाँ, ये करेक्ट है 48 आवर्स, तो ये स्टेटमेंट 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट्स है। हिबस कॉर्पस इज द रिट issued by High Court against illegal confinement। इलीगल कन्फाइनमेंट यानी अवैध रीत्या किसी को जेल में डालना, इसके लिए कहा जाता है। तो मैंडेमस इज कॉल्ड रिट ऑफ जस्टिस। मैंडेमस को रिट ऑफ जस्टिस कहा जाता है क्या? तो इसके लिए 5 प्रकार के रिट होते हैं, उसे हम पहले देखते हैं। इसमें मैंडेमस एक रिट होता है,